Hey guys, how are you all? I welcome you all back on the Gravity Circle Biology channel. Dear students, today we are going to start with the phylum Echinodermata in the Animal Kingdom chapter, and this is a very important phylum as far as the questions in NEET are concerned. तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस फाइलम को. यहाँ पर वर्ड रूट देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग इकाइनोडर्मेटा का क्या मतलब है. ठीक है, तो इकाइनस का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी सेड एज स्पाइनी. ठीक है, अगर हम लोग प्लैटिपस की बात करते हैं जो कि मैमल्स के अंदर आता है, उसका भी नाम होता है एकिडना. याद करना, ठीक है, एकिडना. और उसको भी बोलते हैं स्पाइनी एंट ईटर. ठीक है, स्पाइनी एंट ईटर. तो ये वर्ड रूट बता रही हूँ कि आगे कभी आए एकिडना, ECH. ठीक है, तो इकाइनो, एकिडना, ये सब शब्दों का स्पाइनी से कहीं ना कहीं रिलेशन डेफिनेटली बैठ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ लिंक. ये सिर्फ लिंक बताइए मैंने. ये मैमल्स हैं हालांकि एकिडना, इसीलिए मैं यहाँ से इरेज कर दे रही हूँ इसको. तो जहां पर भी हमारे सामने इकाइनो वर्ड आता है, हमें इमीडिएटली स्पाइनी क्लिक होना चाहिए. और डर्मिस का मतलब बहुत सिंपल है. डर्मिस का मतलब होता है स्किन. ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा मतलब हो जाएंगे वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी प्रिकली स्किन है, जिनकी स्पाइनी स्किन है, प्रिकली स्किन है, चुभने जैसी. ठीक है, ऊपरी सतह इनकी चुभने जैसी है, स्पाइनी है. ये हो जाएंगे हमारे इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स. अब इनको हम लोग काफी एडवांस्ड मानते हैं. इकाइनोडर्मेटा आर कंसिडर्ड टू बी एज एडवांस्ड, और हमने इनको मॉलस्का जैसे इंटेलिजेंट क्रिएचर्स के भी बाद में रखा है. ठीक है, हालांकि स्टारफिश को देख के ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बहुत एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन नॉन कॉर्डेट के अंदर इकाइनोडर्मेटा जो है वो एडवांस्ड कैटेगरी में आते हैं. उसका कुछ एक रीजंस है कि ये ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट के साथ में काफी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करते हैं या सिमिलैरिटीज को शो करते हैं. तो इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, समानताएं देखने को मिलती हैं. और वो क्या क्या समानताएं हैं जो कि इकाइनोडर्मेटा को कॉर्डेटा के ज्यादा नजदीक बना देती हैं, वो वाले पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं. तो पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर कि इकाइनोडर्मेटा भी और कॉर्डेटा भी दोनों के दोनों जो हैं वो होते हैं ड्यूटेरोस्टोमेट्स. ठीक है, जहां पर ड्यूटेरो वर्ड का मतलब होता है सेकंड और स्टोमेट का मतलब होता है माउथ. मतलब कि इनके अंदर, इकाइनोडर्मेटा के अंदर और सारे के सारे कॉर्डेटा के अंदर माउथ दूसरे नंबर पर बनता है. तो पहले नंबर पर क्या बनता है? एनस. ठीक है, तो सेकेंड माउथ है, इसलिए हम लोग बोल देंगे फर्स्ट क्या बना? एनस. तो इसीलिए हमें बोलना होता है कि ब्लास्टोपोर जो रहता है उससे पहले एनस बनेगा, इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ड्यूटेरोस्टोमेट्स बोल देते हैं. तो ये एक पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस हो गया कि इकाइनोडर्मेटा एज वेल एज ऑल द कॉर्डेट्स आर गोइंग टू बी द ड्यूटेरोस्टोमेट वंस, वेयर दे विल शो द प्रेजेंस ऑफ anus developing firstly. ठीक है, and then mouth will develop afterwards. Okay, so this is first point. Second आता है एंटेरोसील. ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सीलोम के दो डिफरेंट टाइप बताए थे, यू सीलोम के. एक था शाइजोसीलोमेट, एक था एंटेरोसीलोमेट. जहां मैंने बताया था कि गट की आउट पॉकेटिंग से बनी हुई जो हमारे पास में मेसोडर्म होती है, गट की आउट पॉकेटिंग से बनी हुई, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटेरोसीलोम. जैसे कि यहाँ पर ये गट की लाइनिंग है एंडोडर्मल, तो इसके ऊपर आउट पॉकेट होके बनी मेसोडर्म अगर पहली बार को, तो हम बोलेंगे इस प्रकार से बनी हुई मेसोडर्म को बोलते हैं या बॉडी कैविटी को बोलते हैं एंटेरोसील. ठीक है, एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन से रिलेशन में, तो गट की बात हो रही है. ठीक है, और सील का मतलब होता है कैविटी. ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूं आउट पॉकेटिंग से बनी हुई, आउट पॉकेटिंग ऑफ गट लाइनिंग. ठीक है, गट लाइनिंग फॉर्म्स मेसोडर्म. ठीक है, पैकेट्स बोल सकते हैं, विच विल फाइनली फॉर्म सीलोम. ठीक है, आई होप कि टेक्स्ट आपको दिख रहा हो नीचे लिखा हुआ. ओके, तो इतना हुआ. तीसरा आता है हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट का एंडोस्केलेटन. हमारे सबके पास में होता है.
ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स भी बोन जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स अपनी बॉडी के अंदर एम्बेड करने वाले या रखने वाले पहले ऑर्गेनिजम्स बने, ठीक है। तो मेसोडर्म से बना हुआ एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है इनके पास में, जो कि एक कॉर्डेट लाइक कैरेक्टरिस्टिक है। बोन जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स या एलिमेंट्स की प्रेजेंस इनके पास में भी पाई गई। चौथा हम देखते हैं रेडियल एंड इनडिटरमिनेट क्लीवेज, ठीक है। तो ये हम लोग जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर हम लोग बात करते हैं कि क्लीवेज किस टाइप की हो रही है। एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट चल रहा है, जाइगोट से डिवीजन हो के सेल्स बन रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, तब डिवीजन के अंदर क्लीवेज कौन से टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एंड इनडिटरमिनेट क्लीवेज। ये कॉर्डेट और इकाइनोडर्म्स का एक शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देती हूँ, स्टार बना के लिख रही हूँ, ध्यान देना प्लीज। ये नॉन कॉर्डेट के रिजेम्बलेंस में है। नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं वो शो करते हैं स्पाइरल क्लीवेज। उनकी क्लीवेज डिवीजन कैसी होती है, स्पाइरल टाइप, स्पाइरल क्लीवेज एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज, ठीक है। मोस्टली ठीक है। अभी मैंने नॉन कॉर्डेट भी बोला और मैंने मोस्टली भी बोला, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं इकाइनोडर्मेटा की, और वो भी तो नॉन कॉर्डेट ही है, लेकिन वो एक कॉर्डेट के जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे जिसके अंदर स्पाइरल क्लीवेज और डिटर्मिनेट क्लीवेज शो होता हो, वो हो जाएंगे आपके पास में ऑर्गेनिज्म। स्टार्टिंग फाइलम में हम जब भी बात कर रहे हैं तो टिश्यू लेवल से बात करते हैं हमेशा, तो सिलेंट्रेट से लेके सिलेंट्रेटा से लेके टू मॉलस्का, ये वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं ये एक स्पाइरल क्लीवेज और डिटर्मिनेट क्लीवेज शो करेंगे। अब स्पाइरल क्लीवेज तो क्लीवेज का पैटर्न है, ठीक है, जो कि स्पाइरली हो रहा है, रेडियली हो रहा है तो रेडियस के अलोंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब है ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। हालांकि ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते हैं, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर आने वाले वर्ड्स हैं, उसके अंदर लेक्चर में आपको जरूर ये मिल जाएगा जो डिटेल में पढ़ाऊंगी तब, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना देखो कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब, ठीक है। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का क्या मतलब है, एकदम सिंपल देखते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है ये हम लोग पहले देखते हैं। डिटर्मिनेट क्लीवेज में मान लीजिए कि एक सेल है आपके पास में, ठीक है, एक जाइगोट है ना। सेल मतलब कौन सा सेल की बात हो रही है, वही सेल जो कि पूरी बॉडी को राइज दे सकता है, जाइगोट। जाइगोट जो है इसके अंदर एक क्लीवेज डिवीजन हुआ, क्लीवेज डिवीजन का प्लेन मान लेते हैं कि कुछ ऐसे गया, ठीक है, और ये एक 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो गया, ओके, ये एक 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए अच्छी बात। अब ये 2 सेल स्टेज से फिर ये 4 सेल स्टेज हो जाएगा, समवट लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, अब मैं अगर पूछूं आपसे कि सेम यही केस यहां पर भी हुआ होगा, तरीका डिवीजन का अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों ने 4 सेल स्टेज तक पहुंचा दिया। मैं आपको एक कंक्लूजन पे ले जा रही हूँ कि इसका मतलब क्या है जो मैं बोल रहा हूँ अभी। ये ऐसे प्लेन ऑफ डिवीजन लेटेस्ट सपोज पास कर दिया और फिर 2 सेल स्टेज आ गई, ठीक है, और फिर 2 सेल स्टेज के बाद में यहाँ पर भी 4 सेल स्टेज हमारे सामने आ गई, ठीक है, डिवाइड होते होते। अच्छा, अब मैंने बोला कि अगर मैंने इधर से जिसका डिटर्मिनेट पैटर्न है, ठीक है, डिवाइड होने का क्लीवेज का, इधर से मैंने डिटर्मिनेट वाले के अंदर से एक सेल को हटा दिया, ठीक है। तो अब इमेजिन करना मैंने क्या कर दिया, आई जस्ट रिमूव्ड वन सेल, ठीक है। तो रिमूव वन सेल में हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। और मैंने इधर भी यही किया, मैंने कर दिया रिमूव्ड वन सेल, ठीक है, और फ्यू सेल्स भी हो सकता था, ये 1 सेल हम सब एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया, कुछ इस प्रकार का, फिर से, ठीक है, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ समझना। डिटर्मिनेट का मतलब होता है जो कि ऑलरेडी डिटरमाइंड है, मतलब कि जिसका भाग्य पहले लिखा जा चुका है,
ठीक है, डिटरमाइंड है जिसका भाग्य लिखा जा चुका है, जो डिटर्मिनेट है कि मैं यही बनूंगा अदरवाइज नहीं बनूंगा, वो वाला केस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर मैंने इस पर्टिकुलर एम्ब्रियोनिक लाइफ से एक सिंगल सेल भी हटा दिया ना, तो ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक नॉन वाइबल, जिसकी जिंदगी भी नहीं जी सके, ऐसा कुछ बन जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरा अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक सेल की फेट डिटरमाइन थी। समझ रहे हो, मतलब कि अगर मैंने कहीं 4 सेल होते तो ही जाके पूरा एम्ब्रियो बन पाता, अगर ये 4 सेल में से एक भी सेल हट गया तो पूरा एम्ब्रियो नहीं बन पाता। अगर इस प्रकार का क्लीवेज डिवीजन हो रहा है तो हम बोलेंगे डिटर्मिनेट क्लीवेज। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर 3 सेल से द एम्ब्रियो फॉर्मेशन विल सफर, वो अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं द कंप्लीट एम्ब्रियो कैन नॉट फॉर्म, कंप्लीट एम्ब्रियो कैन नॉट फॉर्म, कैंट फॉर्म। ठीक है, इस वाले केस में। और इनडिटर्मिनेट के केस में क्या होता है, इनकी फेट डिसाइडेड ही नहीं थी, तो इन्होंने बोला 4 सेल में से एक चला गया, कोई बात नहीं, चले जाओ। ठीक है, हम 3 सेल ही पूरा एम्ब्रियो बना देंगे। यहां पर इनके पास वो वाला केस है। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज जो है ये कंपैरेटिवली बेटर क्लीवेज डिवीजन है, जहां पर एक आधी सिंगल सेल के लॉस से एम्ब्रियो का शेप, साइज, बॉडी अफेक्ट नहीं होता इतना ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर जो ये 3 सेल्स है ना, इससे हम बोलेंगे complete embryo will be formed irrespective of the cell loss. ठीक है, complete embryo can be formed. ठीक है, ओके, तो अब हम देखते हैं फिर इसके बाद कि ये डिटर्मिनेट क्या होता है, इनडिटर्मिनेट क्या होता है, ये वाली बातें हमें समझ में आ गई। तो वी आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द डिफरेंट रिजेम्बलेंस पॉइंट्स जो कि एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स कॉर्डेट के साथ में शो करते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं एकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हैबिटेट के ये रहते कहाँ हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो सी में रहने वाले होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं दैट दे आर गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली मेराइन, दे आर ऑल मेराइन। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मेराइन मेंबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये कैरेक्टर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सारे के सारे एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो ओके, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा ये होता है कि ये ऊपरी सतह पे मिलते होंगे या नीचे, तो हम बोलेंगे कि ये नीचे की तरफ सेडिमेंटेड ज्यादातर मिलते हैं, और जब कोई ऑर्गेनिज्म समुद्र की निचली सतह पर पाया जाता है, वहीं रहता है एक हायर प्रेशर के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं बेंथिक टाइप। ठीक है, तो ये फ्री स्विमर्स तो नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी स्विम नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, लेकिन उतना एक्टिवली नहीं कर पाएंगे जितना कि फिशेस कर लेती हैं। ठीक है, क्योंकि फिशेस बीच के पानी में रहती हैं अधिकतर, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर, वो बीच में रहती हैं, ये नीचे रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बेंथिक टाइप के। फिर आते हैं इसके अंदर, क्या ये तैर सकते हैं? डेफिनेटली इसमें फ्रीली स्विमिंग फॉर्म्स होंगे, और कुछ एक ऐसे फॉर्म्स भी होंगे जो कि जनरली चिपके हुए रहते हैं समुद्री सतह पर और तैरते नहीं हैं। ठीक है, तो देयर कैन बी सेसाइल फॉर्म्स ऑल्सो। तो हैबिटेट में क्या पॉइंट समझ में आना है यहाँ पर, दैट दीज मेंबर्स आर गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली मेराइन, एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई द सी, वी कैन से बेड। ठीक है, बेंथिक हो जाएंगे ऑर्गेनिजम्स, और ये इसमें फ्रीली स्विमिंग और सेसाइल दोनों ही कैटेगरी के आ सकते हैं। फिर आता है बॉडी फॉर्म। ठीक है, तो जब भी हम लोग बॉडी फॉर्म की बात करते हैं एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स के अंदर, तो हम लोग देखते हैं कि इनके अंदर कंसिडरेबली वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स पाए जा सकते हैं, जो कि एक स्टार शेप का बॉडी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, या तो फिर ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है ये बॉल लाइक अपीयरेंस में सी अर्चिन जो है स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है, या तो ये ककड़ी कुकुम्बर की तरह दिखने वाले हो सकते हैं, सी कुकुम्बर इस प्रकार का दिखता है, ऐसे ही लग रहा है कि कुकुम्बर है पर वो है नहीं, वो एक एनिमल है। या तो ये स्नेक जैसे पतले पतले लिम्स वाले हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है स्नेक की तरह पतले पतले लिम्स इसके पास में प्रेजेंट है, आर्म्स इसके पास में प्रेजेंट है। तो इनके वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन सभी बॉडी फॉर्म्स की एक खास बात ये रहेगी कि बॉडी फॉर्म सेगमेंटेड नहीं है। ठीक है, सेगमेंटेड का मतलब कि इस प्रकार के बॉडी फॉर्म्स इनके पास में नहीं होंगे। अगर स्टारफिश की आर्म है भी ना, तो वो डायरेक्टली इस प्रकार की होगी, वो ऐसे सेगमेंटेड नहीं होगी। ठीक है, नॉट लाइक दिस बट लाइक दिस, दे आर गोइंग टू बी दी अनसेगमेंटेड वंस। ठीक है, एंड देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे आर गोइंग टू बी द हेडलेस क्रिएचर्स। ठीक है,
तो हेड नहीं होता है इनके पास में, और फिर हम सोचते हैं कि इनको हम सबसे एडवांस्ड में रख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम एकाइनोडर्मेटा को सबसे एडवांस में पुट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में स्ट्राइक करता है कि अरे इनके पास तो हेड भी नहीं है, फिर हाउ वी आर एबल टू रिलेट देम विद कॉर्डेट्स। इसीलिए सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स बताए थे मैंने कि एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स के पास में कुछ एक और अलग ही प्रकार की सिमिलैरिटीज होती हैं कॉर्डेट के साथ शेयर करती हुई, जो कि किसी और फाइलम के पास में नहीं मिल रही थी, इसीलिए इनको हमको आगे रखना पड़ा, ठीक है, मतलब कि बाद में रखना पड़ा। ओके, सो द बॉडी फॉर्म इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब स्पाइन्स एंड पेडिसिलेरे इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तब जब भी आप लोग, मैंने कहा स्पाइनी स्किन्ड बॉडी होती है इनकी, ठीक है, तो ये स्पाइन्स किस प्रकार से बन रहे होंगे, हाउ दी स्पाइन्स आर एक्चुअली गेटिंग फॉर्म्ड। तो अब मैं आप लोगों को कुछ एक स्ट्रक्चर्स दिखाती हूँ। एक ये वाला देखो यहाँ पर, ठीक है, दिस वन। तो हमें दिख रहा है इधर एक स्टार फिश की बॉडी को जब मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, तो नाउ यू आर एबल टू सी दैट ये स्टार फिश जो है इसकी पूरी की पूरी बॉडी पे स्पाइन्स दिख रहे हैं, राइट। स्पाइन्स के बीच बीच में कुछ एक स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं पेडिसिलरे। यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर में हमें ये स्पाइन दिख रहा है, ये स्पाइन दिख रहा है, ये स्पाइन दिख रहा है, ठीक है। ये सारे स्पाइन्स अंदर से आ रहे हैं बाहर की तरफ, ये बाहर उग नहीं रहे हैं स्किन के ऊपर। मतलब कि देखो, जैसे कि एक स्किन है, ठीक है, अब मैंने क्या लिया, स्किन है, ठीक है, लेट अस सपोज स्किन है। अब स्किन के अंदर एक प्लेट है मेसोडर्म की बनी हुई, और वो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट हो गई। तब अब क्या हो, तब अब ऐसा हो जाएगा ना कि स्किन जो है वो इसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी और इसके ऊपर आ जाएगी, कुछ ऐसे करके। तब ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइन, ठीक है। तो बेसिकली स्पाइन्स कहाँ से आए, स्पाइन ऊपर नहीं हो गए, स्पाइन अंदर की तरफ जो हड्डी जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई ऑसिकल्स प्रेजेंट है, जिनको हम लोग बोलते हैं कैलकेरियस ऑसिकल्स। कैलकेरियस बोन लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज कैलकेरियस ऑसिकल्स, उनके कारण से प्रोट्रूजन ऑफ स्किन है, उसको हम लोग स्पाइन बोलते हैं। तो इस प्रकार से इनकी पूरी बॉडी के ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट होंगे, वो भी ढेर सारे। और भी कुछ प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिलरे। पेडिसिलरे पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो, इधर जहाँ पॉइंटर दिख रहा है, इधर हमें एक पिंसर दिख रहा है, ऐसे पौधे की तरह लग रहा है, लीफ जैसा, पर वो लीफ नहीं है, वो है पिंसर, ठीक है। अभी कभी किसी ने अगर क्रैब को देखा हो, तो क्रैब जब चलता है तो आगे की तरफ ऐसे करके चलता है वो, ठीक है, इस प्रकार से कुछ, राइट। तो वो क्या कर रहा होता है, वो पिंसर है, आगे की तरफ जो भी आएगा कट जाएगा, ठीक है। तो क्रैब जकड़ भी लेता है कई बार इसी पिंसर की मदद से। ऐसे ही इनके पास में पिंसर्स प्रेजेंट है। तब क्या होता है, क्योंकि ये बेंथिक ऑर्गेनिजम्स है ना, जो समुद्र की निचली सतह पर रहते हैं, इनके ऊपर आराम से एल्गे वेल्गे डिपॉजिट हो सकती है, ठीक है। और भी समुद्र के अंदर जो भी कचरा होता है वो इनके ऊपर डिपॉजिट होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तब इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अगर कुछ डिपॉजिट होता रहेगा तो इनको तो बचना पड़ेगा ना उससे कंटिन्यूअसली। इसलिए क्या करेंगे, ये इन पिंसर्स की मदद से जो भी इनके ऊपर आ रहा है उसको कट करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि इनकी सरफेस को ये क्लीन रख पाए, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी एंड दीज पिंसर्स, अगर मैंने इसको उठा के बड़ा करके बताया होता तो ये कुछ ऐसे लगता है, ठीक है। जहां पर ये वाला पिंसर जो है ये बाहर ही दिख रहा है हम लोगों को, और अगर कट करके देखेंगे अंदर से क्या क्या प्रेजेंट है तो ऐसे दिखता, ठीक है। तो पिंसर के पास में होता क्या है, पिंसर के पास में तीन स्ट्रक्चर्स, मतलब मान लो ऐसे करके आ रहा है, क्लियर हुआ, वो 2 थे और यहाँ पर कैसे 3 है, ठीक है। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे ही कट करते रहते हैं जो भी सरफेस के ऊपर इनके डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो दीज आर द पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स पेडिसिलरे, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज पिंसर लाइक मतलब कि जैसे क्रैब का पिंसर होता है वैसे टाइप का, ठीक है। तो इनके पास मसल्स होती हैं, इसलिए ये बंद चालू हो सकते हैं ताकि ये जो भी इनके सरफेस पे आए उसको क्लीन कर सकें। कभी कभार ये ऑर्गेनिजम्स मिमिक करने के लिए कि कोई इनके ऊपर अटैक ना करे और ये आराम से बहुत देर बैठे रहें, ये थोड़ी बहुत एल्गे को जानबूझ के भी जकड़ लेते हैं ताकि ऐसे लगे कि एल्गे है, ठीक है, केमोफ्लेज हो जाए, ठीक है। हालांकि मोस्टली तो ये कोशिश करते हैं कि उसको हटा सकें अपनी बॉडी से, लेकिन जब इनको बचने की जरूरत पड़ती है, केमोफ्लेज करने की जरूरत पड़ती है, तो कई बार स्टार फिशेस थोड़ी थोड़ी एल्गे को होल्ड करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैनी एकाइनोडर्म बियर स्पाइन एंड पिंसर लाइक पेडिसिलरे। दीज स्पाइन्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म है, ऑफकोर्स ये बात है, हम इनको टच करने में डरेंगे क्योंकि चुभ सकता है, ठीक है, कांटेदार है। और द पेडिसिलरे कीप्स द बॉडी
सरफेस क्लियर ऑफ डेब्रीज एंड माइनर ऑर्गेनिजम्स, जो कुछ जम जाए इनके ऊपर उसको वो हटाने में, क्लियर करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हुआ थर्ड पॉइंट। तो हमारे 3 पॉइंट समझ में अभी तक। तो एक हो गया है हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मैराइन, एक हो गया है बॉडी फॉर्म विच विल बी वेरिएबल स्टार शेप, ठीक है, ग्लोब शेप और कुकुम्बर शेप एटसेट्रा, विच देन वी विल कम ऑन टू द स्पाइन्स एंड पेडिसिलारे। इनके पास में स्पाइन्स होते हैं, प्रिकली स्किन इसीलिए होती है, और स्पाइन्स जो होते हैं बेसिकली वो एंडोस्केलेटन का बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड पार्ट है, और इनके पास में एक्सोस्केलेटन नहीं है स्पाइन्स, ठीक है, वो एंडो है, एंडो का प्रोजेक्टेड पार्ट है, फिर भी प्रोटेक्टिव इन नेचर है बाहर से क्योंकि वो कांटेदार है इसीलिए। और पेडिसिलारी जो होता है ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनके कट करने में हेल्प करते हैं अगर कोई डिपॉजिट इनके सरफेस के ऊपर होता है तो। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछता है कि कितने क्लॉज होते हैं, कितने क्लॉ या जॉ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इनके पिंसर के पास में, तो बताना है हमें इमीडिएटली 3 होते हैं। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 3 क्लॉज। ठीक है, ओके, अटैच्ड ऑन अ बेसल डिस्क, ये एक बेसल डिस्क हो गई जिसके ऊपर वो अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्री की बात करें तो अब फिर से ये वो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो कि जिनके लार्वल फॉर्म ज़्यादा बेटर डेवलप थे एडल्ट फॉर्म से। ठीक है, सिमेट्री वाइज की बात करें तो इनके लार्वाज में अलग अलग नाम हमारे सामने आएंगे, जिसमें कि एक नाम है बाइपिनारिया लार्वा, इसमें और नाम भी आ सकते हैं ऑरिक्यूलारिया, ठीक है, डोलियोलेरिया, अजीब से नाम है पर ये सब इनके लार्वाज हैं। ठीक है, तो ये लार्वाज हैं एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स के। अब लार्वा और एडल्ट में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, फटाफट बताओगे तो देखोगे लार्वा जो होता है ये तो हमें लग रहा है कि मैम इसमें राइट और लेफ्ट बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल लग रहा है, राइट, इसमें लेफ्ट है इसमें राइट है। ठीक है, वहीं पर हम अगर एडल्ट को देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि ये बायलेटरल सिमेट्री वाला तो नहीं है, इनफैक्ट ये तो रेडियल सिमेट्री वाला नजर आ रहा है, जिसकी 5 रेडियस बन रही है, ऑर्गेनिज्म की डिवीजन की 5 डिफरेंट रेडियस बन रही है। ठीक है, तो ये हो गया रेडियल सिमेट्री वाला ऑर्गेनिज्म। तो हमें ये पॉइंट समझ आना चाहिए कि यहाँ पर एडल्ट जो है वो एक पेंटा रेडियल या रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, ऑन दी अदर हैंड जो लार्वा है इनका वो बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है। तब इस प्रकार से जब भी डेवलपमेंट होता है, जब लार्वल फॉर्म बेटर डेवलप होता है अडल्ट फॉर्म के कंपैरिजन में, तो हम हमेशा क्या बोल देते हैं, ये शो कर रहा है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो मैं लिख रही हूं लार्वा मोर डेवलप्ड। ठीक है, रीजन सिर्फ एक ही बताया, सिमेट्री की बात हो रही है। ठीक है, एडल्ट लेस डेवलप हो गया। ठीक है, with respect to the symmetry right now only। ठीक है, तो इस हिसाब से अच्छा एक और बात, लार्वा इनका फ्रीली स्विमिंग लार्वा भी होता है। तो मोर डेवलप में 2 पॉइंट हो गए, एक तो हो जाएगा कि ये बायलेटरल सिमेट्री वाला है, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कि ये लार्वा जो है ये होता है फ्रीली स्विमिंग। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो इनका एडल्ट फॉर्म है वो बायलेटरल सिमेट्री वाला नहीं है, इनफैक्ट वो है रेडियल सिमेट्री वाला। ठीक है, और वो होता है बेंथिक सेसाइल फॉर्म, मतलब कि वो फ्रीली स्विमिंग नहीं है, वो सेसाइल फॉर्म है। ठीक है, समुद्री सतह पर चिपक के बैठे रहने वाला। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया कि हो गया सेसाइल फॉर्म। इस कारण से हम बोल रहे हैं कि मेटामॉर्फोसिस कैसा हो गया, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो गया। रेट्रोग्रेशन पीछे की तरफ जा रहा है ऐसा मान लो, रेट्रोग्रेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो सिमेट्री इज बायलेटरल इन लार्वा बट पेंटामेरस रेडियल इन एडल्ट। इस कारण से हम बोल देंगे कि यहाँ पर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को देखने को मिला। फिर आती है बात बॉडी वॉल की। अब बॉडी वॉल देखते हैं। बॉडी वॉल इनकी होती है सिंगल लेयर एपिडर्मिस। कैसी होती है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस। ठीक है, और बहुत सारे एकाइनोडर्मेटा के अंदर एंडोस्केलेटन की कैल्केरियस प्लेट जो है वो बाहर की तरफ आ रही होती हैं। ठीक है, अब मैं तुम लोग को ऑलरेडी ये वाली बात बता रखी है, इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखो, इस वाले को। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये इनकी स्किन है और स्किन एक सिंगल लेयर स्किन है और अंदर से लेके बाहर तक जा रहे हैं कई बार स्पाइन्स, एंडोस्केलेटन के प्रोट्रूजन्स जो हैं वो बाहर तक जा सकते हैं। ठीक है,
सो दिस इज डन। बॉडी वॉल इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल जरूरत नहीं है। फिर आती है बात बॉडी कैविटी की, और बॉडी कैविटी होती है इनकी एंटेरोसील टाइप, जैसे कि मैंने बताया था आउट पॉकेटिंग से बन रही होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये वाला फोटो दोबारा से लगा दिया ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। शाइजोसीलोमेट और एंटेरोसीलोमेट, ये बार बार दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बार समझ लिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर इस वाले केस की बात हम लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल तो, कि एंटेरोसीलोमेट में एकाइनोडर्मेटा आते हैं और कॉर्डेट आते हैं, और बाकी सारे प्रिमिटिव थे मोलस्का, एनालिड और आर्थ्रोपोडा, वो थे शाइजोसीलोमेट वाले। यहाँ पर गट की आउट पॉकेटिंग होकर बन रही है मेसोडर्म। देखो ये गट की आउट पॉकेटिंग होकर बन रही है मेसोडर्म, और इसके बाद में फिर वो सीलोम बना देगी, मतलब कि मेसोडर्म से लाइंड सीलोम या बॉडी कैविटी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हमें समझ में आ गया कि इनके पास में ट्रू एंट्रोसीलोम होती है। नेक्स्ट आते हैं 7th पॉइंट पे, वो है एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम या फिर वाटर वॉस्कुलर सिस्टम। और ये क्या चीज होती है? ठीक है, तो जैसे कि आप सबको यहाँ दिख रहे हैं, ये कुछ एक स्ट्रक्चर, इनको हम लोग बोलते हैं ट्यूब फीट। क्या बोलते हैं? ट्यूब फीट। ठीक है, तो ट्यूब फीट जैसे स्ट्रक्चर्स इनके पास में प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम इनके पास में होता है जिसको बोलते हैं वाटर वॉस्कुलर सिस्टम। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर फ्रीली वाटर की एंट्री भी अलाउ करते हैं और एग्जिट का भी रास्ता है। इन्होंने एक पूरा पाथवे बना रखा है वाटर के इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होने को, और उसको हम लोग बोलते हैं वाटर वॉस्कुलर सिस्टम। यहाँ पर वाटर सिर्फ आके जा रहा है इतना ही काम नहीं कर रहा है, वाटर जो है वो इनके अंदर ब्लड की तरह भी एक्शन दे रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की हेल्प कर रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी नेचर भी शो कर रहा है समवेयर, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प। ठीक है, तो ये सारे काम कौन शो कर रहा है? एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। ओके, अब यहाँ देखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से। तो यहाँ पर ये एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम का मैंने एक डायग्राम आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार से इनकी बॉडी में एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तब हम बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा की पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे कैनॉल्स होते हैं। ठीक है, कैनॉल्स मतलब कि एक प्रकार से मान लो टनल जैसा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो कि पानी की एंट्री और एग्जिट के लिए बना हुआ है खास तौर पर। ठीक है, उसमें शुरुआत कहाँ से होती होगी? तो इमेजिन करें एक स्टारफिश को, और स्टारफिश की बॉडी डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड। ठीक है, ऐसे हमने इमेजिन कर लिया। जब हमने इमेजिन किया तो हम क्या देखते हैं कि स्टारफिश जो होगी उसकी बॉडी में पानी की एंट्री कहाँ से हो रही है? एंट्री हो रही है यहाँ से। तो ये फर्स्ट है मैड्रीपोराइट नाम का एक स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? एक प्रकार से इस प्रकार का फनल जैसा है, फिल्टर जैसा, जिसमें बहुत सारी पतली पतली कैनॉल्स हैं। ठीक है, उन पतली पतली कैनॉल से वाटर जो है फिल्टर होकर इनकी बॉडी के अंदर आता है। फिर आता है मैड्रीपोराइट में फिल्टर होने के बाद में पानी आता है इनके स्टोन कैनॉल में, जो कि कुछ इस प्रकार से नजर हमें आ रही है। इसी स्टोन कैनॉल को एस शेप का कैनॉल भी बोलते हैं, एस शेप स्टोन कैनॉल। ठीक है, यहाँ पे पानी आने के बाद में फिर वो पानी जो है इनकी बॉडी की एक सबसे बड़ी कैनॉल के अंदर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग कैनॉल। ये रिंग कैनॉल है पूरी की पूरी, दिस इज रिंग कैनॉल। ठीक है, तो जो ये पानी आया मैड्रीपोराइट से फिल्टर होकर वो स्टोन कैनॉल में आएगा, स्टोन कैनॉल से फिर वो जाएगा रिंग कैनॉल में, और हर एक रिंग की अपनी एक ब्रांच है। जितनी आर्म्स हैं उतनी ब्रांचेस हैं। तो हम बोलेंगे ये जाएगा फिर वाटर जो वो जाएगा इनके रेडियल कैनॉल में, रेडियस जैसी कैनॉल के अंदर। ठीक है, जितनी रेडिया है उतने कैनॉल्स हैं, रेडियल कैनॉल। फिर ये वाटर जो है जाएगा साइड वाली कैनॉल्स में, और जो ये साइड वाली कैनॉल्स हैं इनके कॉर्नर्स पे ट्यूब फीट अटैच होती हैं। ठीक है, साइड वाली कैनॉल्स के कॉर्नर पे ट्यूब फीट अटैच होती हैं। अब अगर बताओ ट्यूब फीट सारी की सारी बड़ी अटैच हो जाती तो फिर तो टकराती है एक दूसरे से, इसीलिए ट्यूब फीट ऑल्टरनेटिवली शॉर्ट और फिर बड़ी ऐसी अटैच होती हैं। मतलब कि एक पैर ट्यूब फीट का थोड़ा छोटा होगा, दूसरा बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ऐसे करते हुए इनकी बॉडी पे ट्यूब फीट भी अटैच हो जाती है। तो मैं पूरा इरेज कर रही हूँ ये स्लाइड्स, वापस से एक बार तुम्हारे लिए लिख देती हूँ कि पाथवे क्या क्या था। पहले आया मैड्रीपोराइट से, फिर आएगा स्टोन कैनॉल में, फिर आएगा रिंग कैनॉल में। ठीक है, फिर आएगा रेडियल कैनॉल में। ठीक है, फिर आएगा लेटरल कैनॉल में, और फिर जाएगा ट्यूब फीट में। इस प्रकार से पानी एंटर होगा और ट्यूब फीट से वाटर जो है वापस के बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और इस वाटर की मदद से इनका पूरा का पूरा वॉस्कुलर सिस्टम की तरह काम करेगा वो, मतलब कि ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम जैसे काम करेगा। ठीक है, एक तरीके से।
अच्छा, आप देखो यहाँ पर ट्यूब फीड की जब बात करें तो ट्यूब फीड का स्ट्रक्चर कुछ वैसा होता है जैसे कि केमिस्ट्री के लैब्स के अंदर हम लोग पिपेट के ऊपर बबलर लगाते हैं, वैसे टाइप का, ठीक है, जो कि सक्शन क्रिएट करके हम लोग बबलर को लगाते हैं अक्सर, ताकि फ्लूइड जो है ऊपर की तरफ चढ़ सके, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का। और यहाँ पर एम्प्यूला, ठीक है, फिर हो जाएगा पोडियम और फिर हो जाएगा सकर, ठीक है, इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ कि बबलर अगर हमने लिया, हमने स्किन के ऊपर चिपका दिया उसको, तो चिपक जाएगा क्या? आराम से, ठीक है, चिपक जाएगा वो आराम से, जब तक सक्शन है तब तक। ऐसे ही सक्शन क्रिएट कर करके ये ऑर्गेनिज्म जो है सी सरफेस के ऊपर चलने में मदद करते हैं। मतलब कि इनका वाटर वास्कुलर सिस्टम इनके लिए लोकोमोशन का भी रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये सक्शन प्रेशर क्रिएट कर सकता है, जमीन के ऊपर चिपक सकता है और फिर डिटैच भी हो सकता है, फिर अटैच हो सकता है, फिर डिटैच हो सकता है। इस प्रकार से ये लोकोमोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इनका एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम। यहाँ कंफ्यूजन का पॉइंट क्या होता है? वो होता है वाटर कैनाल सिस्टम। और ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं नीट में कि वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन, और बच्चों को इमीडिएटली याद आता है कई बार इकाइनोडर्मेटा, जबकि वो होना चाहिए फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। और अगर पूछा जाता है वाटर वास्कुलर सिस्टम तो ही बोलना है हम लोगों को इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद बोथ ऑफ दीज टर्म्स। वाटर कैनाल सिस्टम जब भी बोला तो पॉरीफेरा, और वास्कुलर बोला तो इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंस ऑफ एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अ परफोरेटेड प्लेट कॉल्ड एज मैड्रीपोराइट इज प्रेजेंट इन द सिस्टम, जो तुमको मैंने बता दी। The pores of the madreporite allow the water into the system. Tube feet of this system help in locomotion, ठीक है। मतलब कि मैड्रीपोराइट से पानी अंदर आता है और ट्यूब फीट इनके क्या क्या काम में हेल्प कर सकती है? लोकोमोशन में तो करती ही है। कैप्चर ऑफ फूड, फिर से सक्शन की मदद से, मान लो कि सक्शन के थ्रू ये किसी फूड पर चिपक गए अगर, तो वो फूड को उठा के वो इनगल्फ कर लेंगे, मतलब कि वो खा लेंगे उसको, ठीक है। ऐसे ही रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करती है। कैसे? तो ट्यूब फीट इतनी छोटी स्किन वाली, इतनी पतली सी स्किन वाली होती है, इसकी स्किन इतनी थिन होती है क्योंकि इस कारण से यहाँ पर से आराम से गैसियस एक्सचेंज भी पॉसिबल होता है। तो ट्यूब फीट विल हैव अ रोल इन रेस्पिरेशन ऑल्सो, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब आता है वाटर वास्कुलर सिस्टम किस प्रकार के ओरिजिन का है? सीलोमिक ओरिजिन का है। मतलब कि इनकी पूरी की पूरी बॉडी कैविटी के अंदर, सीलोम के अंदर जो है ये पूरी की पूरी जो हम बोलेंगे कैनाल्स बनी हुई है और इनके अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या क्या पॉइंट समझ में आए? हमें अलग से जो नया पॉइंट समझ में आया वो ये है कि सिमेट्री वाइज बात करें तो इनका लार्वा बेटर डेवलप्ड होता है इनके एडल्ट के कंपैरिजन में। लार्वा के पास में बायलेटरल सिमेट्री होती है, वहीं एडल्ट के पास में रेडियल सिमेट्री होती है, वो पेंटा रेडियल होती है, ठीक है। बॉडी वॉल की बात करें तो एक सिंगल लेयर की इनके पास में एपिडर्मिस होती है, ठीक है। बॉडी कैविटी की बात करें तो इनके पास में ट्रू बॉडी कैविटी ऑफ एंटेरोसील टाइप होती है, ठीक है। फिर एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम की बात करें तो इसी को बोलते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये बहुत सारे कैनाल्स के थ्रू बना हुआ सिस्टम है एक पूरा, जो मैड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, ट्यूब फीट और फिर आउटसाइड चले जाता है पानी, एंट्री होके आउटसाइड का पाथवे मैंने बताया, ठीक है। और ट्यूब फीट क्या क्या काम कर सकती है अगर कोई पूछता है तो? लोकोमोशन में हेल्प कर सकती है, फूड कैप्चर में हेल्प कर सकती है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर सकती है। ट्यूब फीट कैन परफॉर्म ऑल दीज 3 फंक्शंस। अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास में किस प्रकार का होता है? इट इज गोइंग टू बी द कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंडिंग अप टू एनस, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन इज देयर। एक्सेप्शन होता है इनके पास ब्रिटल स्टार्स, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑफियूरस या ऑफियूरा, ठीक है। ऑफी का मतलब होता है स्नेक और यूरा का मतलब होता है टेल, ठीक है। तो स्नेक जैसी टेल वाले ऑर्गेनिजम्स जिनकी लंबी लंबी आर्म्स थी, याद करो जो फोटोग्राफ आप लोगों को मैंने दिखाई थी फर्स्ट पेज के ऊपर, ये वाले जो है ना, इनको हम बोलते हैं ब्रिटल स्टार, ठीक है। तो इनके पास में एक ही अपर्चर प्रेजेंट होता है, इनके पास में दोनों अपर्चर्स मतलब कि माउथ और एनस प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए हम लोग बोल देंगे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है इनकम्प्लीट टाइप। ओनली माउथ इज प्रेजेंट एंड नो एनस इज प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस इज डन। वेयर इज द कर्सर? ओके, दिस इज डन। नाउ 9th पे आ जाते हैं, हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हम समझते हैं।
जिस प्रकार से हमने इनकी पूरी कैनाल सिस्टम बनाई ना, उसके बिल्कुल पैरेलल एक और कैनाल सिस्टम वैसे ही चल रही होगी, जिसके अंदर समुद्र के पानी जो है वो ही फ्लो कर रहा है, वो ही तैर रहा है। इनके पास में अलग से कोई ब्लड नहीं होता, ठीक है। समुद्र के पानी में ज्यादा नमक होता है डेफिनेटली, ठीक है। तो सी वाटर के अंदर, सी वाटर से भी ज्यादा मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन मिला लिए जाए, अगर ये हो जाए तो ये इनका ब्लड है, ठीक है। तो इनके ब्लड में कुछ अलग नहीं है, सी वाटर ही है, सिर्फ थोड़ा ज्यादा मैग्नीशियम, थोड़ा ज्यादा कैल्शियम, इनका सी वाटर ही ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम की जगह पर इनके पास में ही इंस्टेड ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम देयर आर प्रेजेंट हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम, ठीक है। मतलब कि पूरा हार्ट हो, ब्लड वेसल हो, आर्टरी हो, वेन हो, ये सब नहीं है इनके पास में। इनके पास में हीमल और पेरीहीमल सिस्टम जैसे सिस्टम्स हैं जो कि सिलोमिक ओरिजिन के हैं, बिल्कुल वाटर वास्कुलर सिस्टम की कॉपी, ठीक है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कोई बात इनके पास में है ही नहीं, ठीक है। तो हम बोल देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। वो ओपन टाइप हो गया, इनके पास कोई हार्ट नहीं है, इनके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं है, इनके पास ब्लड क्या है, सी वाटर है, ठीक है। तो अब मेरे को बता दो, क्या मैं इन ऑर्गेनिजम्स के लिए दो शब्द इस्तेमाल करूं? इनके लिए मैं ऐसा बोलूं क्या? ये हैं हेडलेस, सबसे पहले बताया था, ठीक है। ये हैं हार्टलेस, ठीक है। तो हम बोलेंगे ब्रेनलेस और हम बोलेंगे हार्टलेस। ओह माय गॉड, सो प्रैक्टिकल दीज ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू बी, इजंट इट, ठीक है। परंतु इनको फिर भी हम कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। लेकिन पता है ना क्यों कर रहे हैं? सिर्फ कुछ एक कारणों से। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग से नहीं है इनके पास में, लेकिन ट्यूब फीट जो होती है वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनकी तरह काम करती है। तो पहले ही बता दिया मैंने कि ट्यूब फीट की स्किन बहुत थिन होती है, इसीलिए वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी काम कर लेती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी अलग से इनके पास में नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं है क्योंकि इसीलिए फिर से गिल्स का क्या मतलब है? गिल्स मतलब ट्यूब फीट, ठीक है। तो ट्यूब फीट की मदद से इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वही काम कर लेगी, मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्ट भी ट्यूब फीट से ही बाहर हो जाएंगे। तो ट्यूब फीट बहुत सारे काम कर रही है, लोकोमोशन भी करवा रही है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रही है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रही है। इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट, क्योंकि ये समुद्री ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। तो दिस इज डन। नर्वस सिस्टम में ब्रेन नहीं है इनके पास में, लेकिन इनके रिंग कैनाल जो होती है ना, उसके पास नर्व रिंग जरूर होती है, और इनकी हर एक आर्म के अंदर एक नर्व जारी होती है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस हिसाब से नर्व रिंग है और रेडियल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होगी, पर एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम की, बहुत अच्छे क्वालिटी के नर्वस सिस्टम की एब्सेंस है, यहाँ पर प्रेजेंस देखने को नहीं मिलती, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स भी पुअरली डेवलप्ड है, मतलब कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स पुअर हैं, फिर भी कॉर्डेट्स रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ ये सरकास्टिक लाइन नहीं है, ये सही में रिलेटेड है कॉर्डेट्स से, ठीक है। अब आते हैं सेक्सेस एंड फर्टिलाइजेशन के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्सेस में रिप्रोडक्शन कैसा है इनका। तो क्या ये सेक्सेस सेपरेट हैं कि नहीं है? तो हम बोलेंगे ये मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, और कुछ एक बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं। इसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है हम देख के नहीं बता सकते, मतलब कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक है। गैमीट रिलीज करते हैं ये पानी के अंदर, और फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, मतलब कि पानी में गैमीट रिलीज हो गए, पानी में फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होके पानी में जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। और फिर जाइगोट बनने के बाद में लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा वो जाइगोट, है ना। एग जो है उससे हैच होके क्या बन जाएगा? लार्वा बन जाएगा। और लार्वा अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं नाम वाइज, लेकिन क्योंकि लार्वा बन रहा है, हम डेवलपमेंट को हमेशा क्या बोल देंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या समझ में आया? मेल एंड फीमेल मोस्टली अलग अलग होते हैं, पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें देखने को नहीं मिलता। ये गैमीट पानी में रिलीज करते हैं, फर्टिलाइजेशन पानी में ही होता है, एग बनता है, एग हैच होते हैं, ठीक है। और उससे लार्वा जो निकलता है, वो लार्वा बहुत सारे अलग अलग नाम से जान सकते हैं हम, उसमें अलग अलग लार्वा हो सकते हैं, पर अक्सर ही लार्वा बनता है, इसलिए डेवलपमेंट को बोल देंगे इनडायरेक्ट टाइप, ठीक है। लार्वा के नाम शायद मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आप लोगों को, अगर याद हो तो। बाइपिनारिया, ठीक है, ऑरिक्यूलारिया, है ना, और डोलियोलैरिया, इस प्रकार के कुछ इनके लार्वा के नाम होते हैं,
ठीक है, चलिए तो ये हो गया इनका कंप्लीट, इतनी बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। अब क्या ये ऑर्गेनिजम्स ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं? तो यस, दे शो एक ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। जहां पर सपोज मान लेते हैं कि स्टारफिश है, अब ये स्टारफिश फ्रेगमेंटाइज हो गई, मतलब कि उसकी आर्म टूट गई, ठीक है, तो जो टूटी हुई आर्म है ना, ये पूरी की पूरी एक नए ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट कर सकती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर स्टारफिश के पास में उसकी आर्म ब्रेक भी हो जाए तो भी नया ऑर्गेनिज्म बना सकती है, तो हम बोल देंगे इनके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी तो होती ही है, ठीक है, रीजनरेट करने की ताकत होती है इन ऑर्गेनिजम्स के पास में, अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, और ये बता दिया मैंने ना पहले, अच्छा डिवीजन भी बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, सेल्फ डिवीजन अपने आप भी तोड़ सकते हैं अपनी बॉडी को, इसको बोलते हैं ऑटोटॉमी, खुद को ही सर्जिकली तोड़ देना, जैसे कि छिपकली अपनी पूंछ को फेंक देती है तोड़ के, ठीक है, वैसे ये ऐसे ऐसे करके नहीं तोड़ रही होती है, वो ऐसे विलिंगली छोड़ देती है, ठीक है। वैसे स्टारफिश अपनी आर्म को ब्रेक ऑफ कर सकती है आसानी से। इनफैक्ट इसमें तो कुछ अलग ही ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, जिसमें सी कुकुम्बर आते हैं। सी कुकुम्बर तो बड़े अजीब ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सामने वाले को डराने के लिए अपना इंटेस्टाइन बाहर फेंक देते हैं निकाल के, ये ले अब और क्या चाहिए तेरे को, ठीक है, ताकि मेरे ऊपर अटैक मत कर, सुन मैं बहुत डेंजरस हूँ, मैं अपना इंटेस्टाइन भी बाहर फेंक सकता हूँ, तो तू सोच ले कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस पर्टिकुलर फाइलम के अंदर, ठीक है। तो ऑटोटॉमी और रीजनरेशन शो कर सकते हैं ये। ऑटो मतलब कि अपने आप को, टॉमी मतलब कि सर्जिकली रिमूव करना, ठीक है, अपने कोई बॉडी पार्ट को सर्जिकली रिमूव करना और उसको रीजनरेट कर देना, ये एक प्रॉपर्टी होती है। बस अभी देख लो एक कांटेदार कौन जा रहा है इधर से, दिख रहा है सबको? ये है आपका प्यारा सी अर्चिन, ठीक है, इसको हाथ में लेना कोई नहीं चाहता जनरली, क्योंकि इसके कांटे बहुत चुभते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग फोटोग्राफी करवाते हैं इसको हाथ में लेके कई सारे, ठीक है। तो सी अर्चिन है ये इसको ही 3 फोटो लिए मैंने इसके, ठीक है। एक सी अर्चिन यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, ये इसका माउथ दिख रहा है, दिख रहा है, देखो माउथ खोल रहा है, तो माउथ खोला तो कुछ दिख रहे हैं 5 स्ट्रक्चर ऐसे करके, लैंटर्न जैसा, ठीक है। तो इसके पास में होता है बेसिकली सी अर्चिन हैव समथिंग, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज मैस्टिकेटरी अपैरेटस, चबाने वाला अपैरेटस, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? मैस्टिकेटरी अपैरेटस, मैस्टिकेटरी अपैरेटस विथ 5 जॉज, ठीक है, विथ 5 जॉज, 5 जॉज का बना हुआ होता है सी अर्चिन के पास में, ये इनका अलग से कैरेक्टर है, ठीक है, और इसको बोलते हैं एरिस्टोटल्स लैंटर्न, और ये क्या लिखा मैंने? एरिस्टोटल्स लैंटर्न, मैं आर्टिफिशियल लिखने वाली थी, हाँ, एरिस्टोटल्स लैंटर्न, ठीक है, ये बोलते हैं इसको, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका हो गया? सी अर्चिन का, समझ में आ गया ना सबको। नेक्स्ट देख लो, ये अलग ही प्रकार का आ रहा है ऑर्गेनिज्म, ये है आपका फेदर स्टार, फेदर स्टार, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीडॉन, एंटीडॉन, इसी को बोलते हैं सी लिली, सी लिली, ठीक है। तो these are the organisms which are found in the phylum Echinodermata, appears very different from other phylum. There is some other organisms definitely. हमने maximum cover कर लिए हालांकि in diagrammatic picturization से, तो I hope that this much portion is very clear to everyone. Now we are just going to go through the NCERT's paragraph once, ठीक है। So what does the NCERT mentions about these organisms? We need to take care about the NCERT's language also, ठीक है। तो एकाइनोडर्मेटा के रिस्पेक्ट में बोलती है, these animals have an endoskeleton of calcareous ossicles, hence named as echinodermata. Spiny bodied होते हैं ये organisms. All are marine, मतलब कि exclusively marine. Organ system level of organization, वो तो कब से ही सामने आ गया है ना हमारे, ठीक है। उसके बाद adult echinoderms are radially symmetrical, but the larvae are bilaterally symmetrical. They are triploblastic and eucoelomate animals definitely. Digestive system is complete with mouth on the lower side and anus on the upper side of the body. ठीक है, mouth ventral है और anus dorsal है. The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system, जिसी को हम लोग ambulacral system बोलते हैं, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. Excretory system इनके पास में नहीं होता. सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि यूनिसेक्सुअल होते हैं. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, ए सेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है वो. और
फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट और लार्वा फ्रीली स्विमिंग लार्वा होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में है एस्टेरियास जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार फिश, इकाइनस जिसको हम लोग बोलते हैं सी अर्चिन, एंटीडॉन जिसको हम लोग बोलते हैं सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ऑफियोरा ब्रिटल स्टार। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये हमारी फर्स्ट स्लाइड के अंदर दिए हुए हैं और मैं फर्स्ट स्लाइड इसलिए आप लोगों को एक बार दिखाने वापस जा रही हूँ। ये देख लो दिस वन, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम फटाफट देख लो आप लोग। स्टार फिश सबसे पहली वाली ये समझ आई गई होगी, है ना। ये कौन सी हो गई, अरे ये फर्स्ट वाली हो जाएगी स्टार फिश, ठीक है। दिस वन विल बी, एक मिनट, हाँ, दिस वन विल बी स्टार फिश जो सबसे ऊपर वाली है, ठीक है। फिर ये कौन सा हो जाएगा, सी अर्चिन, अर्चिन, ठीक है, ओके। ये कौन सा है, सी कुकुम्बर, ठीक है। ये भी एक प्रकार का सी अर्चिन ही है, इसको अलग से फोटो बना दिया है। और ये कौन सा हो गया, ब्रिटल स्टार। और एंटीडॉन या सी लिली कैसे दिखता है, ऐसा, ठीक है, सॉरी ब्रिटल स्टार नहीं बोलते उसको, एंटीडॉन या सी लिली कैसे दिखता है, ये ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। लेकिन तब भी इसका जो बेस्ट डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखाया चलता फिरता, वो वाला ध्यान रखना कि सी लिली जो है वो फेदर जैसे दिखता है, लिली जैसे दिखता है, मतलब कि वो लगता ही नहीं है कि वो एनिमल है, लगता है कि पौधा है, ठीक है। सी लिली इसको हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द कॉर्डेट्स वेरी सून, ठीक है। और कॉर्डेट जो है उसके ऊपर भी हम लोग कोशिश करेंगे कंसाइज वे में पढ़ने की, क्योंकि कॉर्डेट अकेला इटसेल्फ अ टॉपिक बहुत एलैबोरेट हो सकता है, लेकिन मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू और नीट एग्जामिनेशन के ज़्यादा और कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को एक कॉन्साइज पैटर्न में मैक्सिमम सिलेबस कवर हो सके और सारा इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाए, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो मैं कोशिश करूँ कि फालतू की ना मिले। थोड़ी थोड़ी जो फैक्चुअल हैं या कुछ इंटरेस्टिंग वाली हैं वो डेफिनेटली मैं बताती हूँ, जैसे कि इविसरेशन हो गया या ऐसा कुछ, ठीक है। चलो बाय एवरीबॉडी, विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट क्लास नाउ।